हेलो बच्चों, मैं आपकी विभा मैडम। भूगोल में इसके पहले बुक 1 और बुक 2 मैंने पढ़ाया था, जिसमें बुक 1 में मैंने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और बुक 2 में भारत के लोक और अर्थव्यवस्था। लेकिन एक भाग और है, प्रयोगात्मक भूगोल, जो अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। मानचित्र का बनाना वो मैंने रेखित करना और भरना सिखाया है। लेकिन प्रयोगात्मक भूगोल में आपके जो 30 अंक का प्रयोगात्मक भूगोल होता है, उसमें आपके कुछ लिखित परीक्षा भी होती है, वाइवा होता है, और इसका कोर्स भी हम आपको भेज चुके हैं और फिर भेज दूंगी मैं। लेकिन इसका आज मैं प्रयोगात्मक भूगोल का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, अभी तक हो सकता है आपके पास पुस्तकें ना हो, तो आप जो मैं पढ़ा रही हूँ बस उसी को आप नोट्स बना लीजिएगा और उसके आधार पर आप पढ़िएगा, और जो प्रश्न मैं दे रही हूँ उनके उत्तर लिख करके रख लीजिए। तो आपका प्रयोगात्मक भूगोल का पहला पाठ है आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसका पहला भाग मैं बता रही हूँ अभी। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़ों को डेटा भी कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा क्या है और डेटा समझना क्यों ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो जब भी हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो अपने आसपास मान लीजिए कोई दुर्घटना घट गई है या महामारी फैल गई है, कहीं मौसम का बदलाव हो रहा है, कहीं वर्षा हो रही है, तो हम इस पर कैसे बात करेंगे? हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आज वहाँ पर 10 मिलीमीटर वर्षा हुई, वहाँ 30 सेंटीग्रेड तापमान हो गया, उस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए, उस महामारी में 5000 लोगों की मृत्यु हुई, जैसा कि आजकल कोरोना बीमारी आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसके आंकड़े हम लोगों को अगर पता करने हैं तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम किसी भी चीज़ की बात नंबर्स में करते हैं, संख्या में करते हैं, और जब संख्या हमारे सामने आती है तो वो कहलाते हैं आंकड़े। इसमें जब हम एक नंबर की बात करते हैं तो उसे डेटम कहते हैं, और जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं तो उन्हें हम डेटा कहते हैं। डेटा तब तक काम का नहीं होता है जब तक हम उसे मीनिंगफुल तरीके से रख ना सकें। तो मीनिंगफुल तरीके से डेटा को रखना सबसे अधिक ज़रूरी होता है। अगर कक्षा में 100 बच्चे हैं, मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे हैं, और ये 100 बच्चों के अगर उम्र की बात की जाए और उनके वजन की बात की जाए तो हम कैसे करेंगे कि 45 केजी का 10 के 10 एक 45 केजी का, एक 40 केजी का, वो 18 वर्ष का 20 केजी का, वो 23 वर्ष का 40 केजी का, वो 24 वर्ष का 32 केजी का। तो ये क्या हो रहा भाई? लेकिन ऐसी अगर किसी डेटा को मीनिंगफुल तरीके से बनाना है तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं कि 10 बच्चे 20 किलो के हैं, 20 बच्चे 15 केजी के हैं, 40 बच्चे 18 केजी के हैं। तो इस तरह से अगर हमको बताएंगे तो हमें ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। किस वजन के बच्चे कितनी संख्या में हैं, या कक्षा में किस वजन वाले बच्चे सबसे अधिक संख्या में हैं। तो इस प्रकार से किसी क्षेत्र के डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये तो था डेटा क्या होता है कि जब किसी भी विषय को हम नंबर्स में पढ़ते हैं तो वो डेटा कहलाता है। डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर इस विषय की बात हम करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए कि शहर में 100 लोग रहते हैं। आज शहर में 100 लोग हैं। 10 वर्षों के बाद शहर की आबादी लगभग 1000 हो गई या 10,000 हो जाती है। तो इतनी जनसंख्या के साथ सबको नौकरियां चाहिए, सबको भोजन चाहिए, सबको आवास चाहिए, सभी सुविधाएं चाहिए। तो ये सभी बातें की व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो जिस तरह से समय के साथ, परिवर्तन के साथ साथ संख्या में बदलाव हो रहा है,
तो उसके अकॉर्डिंग उन संख्या को हम क्या करेंगे, एकत्र करेंगे, डेटा को लेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और उस तरह से कहाँ पर किस क्षेत्र में अधिक, शहर में जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, किस क्षेत्र में अधिक नौकरियों की ज़रूरत है, शहर के किस क्षेत्र के लोग, किस भाग के लोग शहर के बाहर जा रहे हैं, कि शहर के किस भाग में लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें उन डेटा से पता चलेंगी, इसलिए हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। अब है डेटा को किस तरह से रखा जाए, डेटा को किस तरह से रखा जाए। अगर हमें किसी भी डेटा को समझना है तो सिर्फ औसत लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि एक, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा 3 फीट का है और वह 2.5 फीट औसत पानी में कहा जाता है कि जाओ तुम पानी 2.5 फीट यहाँ की गहराई है पानी की, उसको पार करके तुम उस पार चले जाओ नदी की। लेकिन अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर बच्चा है 3 फीट का और पानी की गहराई औसत 2.5 फीट है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या वो बच्चा डूब जाएगा? तो आप कहेंगे कि 2.5 फीट गहरे पानी में 3 फीट का बच्चा भला कैसे डूबेगा, यानी कि नहीं डूबेगा। पर ध्यान दीजिए कि नदी की गहराई औसत 2.5 फीट की है, अर्थात एक जगह पर नदी 1 फीट गहरी है, दूसरी जगह पर 2 फीट गहरी है, तीसरी जगह पर 3 फीट गहरी है और चौथे स्थान पर 4 फीट गहरी है। ध्यान से देखिए, ये बच्चा जा रहा है, यहाँ 1 फीट गहरी है नदी, यहाँ 2 फीट गहरी है, यहाँ 3 फीट गहरी है और यहाँ 4 फीट की गहराई है। तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो बच्चा जो है 1 फीट गहरे में नहीं डूबेगा, 2 फीट गहराई में भी नहीं डूब रहा है, 3 फीट गहराई में भी मान लीजिए नहीं डूब रहा है, जबकि 3 फीट का वो है। लेकिन 4 फीट की गहराई में जब आ रहा है ये 4 फीट, तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम औसत की बात करते हैं किसी भी आंकड़े में, तो औसत को लेकर के हम नहीं चल सकते, यानी कि औसत जो है वो सही आंकड़ा नहीं हो सकता है। कि औसत अगर लेकर चलेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सफल नहीं होगी, वो बच्चा डूब ही जाएगा। तो डेटा इकट्ठा करना, डेटा को प्रोसेस करना और डेटा को सही तरीके से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं या टूल्स के रूप में, टेक्निक के रूप में डेटा को प्रयोग करनी है, तो उसे किस तरह से हम डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसाइज बना सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, लॉजिकल बना सकते हैं और सही कंक्लूज़न पर आ सकते हैं। जब हमको सही कंक्लूज़न पर आना है तो उसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा को हम कैसे दर्शाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेटा को हम 2 तरह से दर्शाते हैं, एक तो है प्राइमरी डेटा, दूसरा है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वह होता है जो व्यक्ति स्वयं क्षेत्र में जाकर के इकट्ठा करता है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं बच्चों, प्राइमरी डेटा स्वयं क्षेत्र में जाकर इकट्ठा करता है। जैसे पार्क में कितने लोग हैं, बूढ़े व्यक्ति कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इस तरह से व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हो जाती है कि पार्क में कितने लोग हैं। जो हम अपने आप से क्षेत्र में जा करके उस डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के द्वारा इकट्ठा करते हैं। दूसरे प्रकार से हम अगर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो होता है इंटरव्यू के द्वारा। किसी भी क्षेत्र में जा कर के हम लोगों के साथ इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं और सूचनाएं इकट्ठा करते हैं। इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाषा सरल और साफ होनी चाहिए,
और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि किसी को हर्ट हो, चोट पहुँचे, बाद में उसे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। और तीसरे प्रकार से हम निकालते हैं क्वेश्चनियर और शेड्यूल। क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि एक पर्चा होता है जिसमें हम कुछ प्रश्न छपवा करके ले जाते हैं और उसमें आंसर भी होता है, और उससे हम उस पर्चा को बांट देते हैं उस क्षेत्र में, और बांट करके हम लोगों को कहते हैं इसमें आप भर दीजिए। और जब लोग उसको भर देते हैं तो उसको हम उनसे वापस ले लेते हैं, और इस प्रकार से उनके विचारों को, उनको सूचनाओं को हम एकत्रित कर लेते हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चनर के बाद होता है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कि निरीक्षणकर्ता खुद ही लोगों से जा करके उनसे बात कर करके उनसे प्रश्न पूछता है और सूचनाएं अपने कागज में भरता रह जाता है। क्योंकि क्वेश्चनर जो होता है ये शिक्षित लोगों के लिए होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं पर्चा भर सकते हैं, लेकिन शेड्यूल जो होता है उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों प्रकार के लोगों से हम सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं। इसी तरह से और भी तरह के हम सर्वेक्षण कर लेते हैं, जैसे कि पानी की क्वालिटी का पता करना है या मिट्टी के क्वालिटी का पता करना है, तो इस तरह से हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। तो ये था बच्चों आपका प्राइमरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा हम प्राइमरी में खुद जा कर के क्षेत्र में एकत्रित करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा में हमें आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो सेकेंडरी डेटा में जो ऑलरेडी काम हो चुका है डेटा पर, अलग तरह के उसे हम काम में लेना चाहते हैं। जैसे कि छप गए कुछ सूचनाएं छपी होती हैं, पब्लिश्ड होती हैं, कुछ अनपब्लिश्ड होती हैं। जो पब्लिश्ड सूचनाएं होती हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। जैसे इनमें जैसे किसी क्षेत्र की जनसंख्या के आंकड़े होते हैं, किसी क्षेत्र की साक्षरता के आंकड़े, प्रवास के आंकड़े, और भी कई तरह के आंकड़े। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट के द्वारा वेदर का रिपोर्ट्स, मिट्टी की रिपोर्ट इत्यादि वगैरह भी आ जाती है। इसी क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा हमें अर्बन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के बारे में भी आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऑफिसेज से हमें पता मिल जाते हैं, जो छप चुके होते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की जब बात करते हैं, यूनेस्को है, WHO है, इनसे हमको और सारी रिपोर्ट और डेटा प्राप्त हो जाती हैं। जो रिपोर्ट्स हमें इन सभी के माध्यम से प्राप्त होती हैं, ये सब सेकेंडरी डेटा कहलाती हैं। न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हमें बहुत सारी बातें और सूचनाएं मिलती हैं, तो ये सब डेटा जो होते हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के द्वारा हमें मिलते हैं। अब है अनपब्लिश्ड डेटा, वे सूचनाएं जो कहीं भी छपे नहीं है, किसी ने उसको देखा नहीं अभी तक, अर्थात जो अभी भी कहीं भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो ऐसे जो सूचनाएं होती हैं, जैसे कि जो गांव के पटवारी वगैरह होते हैं, उनके रिकॉर्ड में अगर जो सूचनाएं अभी तक नहीं दर्ज नहीं होती हैं तो उनसे भी हमें प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा है पीरियोडिकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से समय समय पर 6 महीने पर, 4 महीने पर जो सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं उनसे हम ले सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्रों से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की रिपोर्ट वगैरह के से हमें इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा कि आंकड़े क्या हैं, डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है, डेटा को किस तरह रखा जाता है और डेटा को कैसे दर्शाया जाता है। अब हम इन्हीं डेटा के माध्यम से हम आगे आपको वो टेबुलेशन बताएंगे बच्चों, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही बता रहे हैं। यह एक इंट्रोडक्शन है, आप इसको समझ लीजिएगा और कई बार इसको ज़रा सुनकर पढ़ लीजिएगा और इन प्रश्नों का उत्तर लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।